हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियाई। ठीक है, अभी हम लोग ने अभी तक एटम की बात करी, अब बात आई कि न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई क्या होता है? न्यूक्लियस का प्लूरल फॉर्म होता है। यहाँ पे ये बात समझिएगा कि जब हम एटम ले रहे हैं, ये आपका एटम है, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट कर दिया, और न्यूक्लियस में ये आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट होता है। समझिए, अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है बहुत ही कम होता है, ठीक है, और ज़्यादातर जो मास होता है एटम का, ठीक है, पूरा मास जो होता है कंसंट्रेटेड कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। ठीक है, ये कहाँ से पता चला? रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, बाय रदरफोर्ड, ये पढ़ा चुकी हैं, फोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रुकिए, उधर जो है शाइन करता है बोर्ड, रुकिए, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, it was clear that the whole positive charge or mass of an atom is concentrated at nucleus। ठीक है, कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस कर लो। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला? जो होल मास होता है, ठीक है, वो कहाँ कंसंट्रेटेड होता है? न्यूक्लियस में, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ कंसंट्रेटेड होता है? न्यूक्लियस में। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? न्यूक्लियस का कंपोजिशन, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसे लिख लीजिएगा, पहले इसे लिख लीजिए। अच्छा, डायमीटर भी लिख लीजिएगा। डायमीटर जो न्यूक्लियस का होता है अप्रोक्सीमेटली 10 to the power -15 मीटर होता है। और फर्मी, ठीक है, 10 to the power -15 क्या होता है? आपका फर्मी होता है। तो ये चीज लिख लीजिए। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग को पता है कि न्यूक्लियस में आपका न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। अब यहाँ पे देखेंगे, प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है? नो चार्ज एट ऑल। ठीक है, और प्रोटॉन क्या होता है? फंडामेंटल पार्टिकल होता है। ये भी फंडामेंटल पार्टिकल होता है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसमें चार्ज होता है। तो इसका चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज की यूनिट कूलम होती है। रेस्ट मास इसका 1.6726 × 10⁻27। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लीजिए, हैविंग नो चार्ज, इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल हैविंग नो चार्ज हो गया। इसका रेस्ट मास 1.6749, ये 49 है, और ये क्या है? 26 है। ये 49 है, मतलब जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो ग्रेटर देन होता है मास ऑफ प्रोटॉन। और इन दोनों मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, इन दोनों की जो वो होता है कंबाइन करके क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो न्यूक्लियस में हमारे क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। इसे नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों, बात ये आती है, न्यूक्लियस का कंपोजिशन तो हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि उसका शेप क्या होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा शेप डालिए। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, यहाँ लिख देते हैं, purposes, the shape of nuclei are regarded as spherical।
ठीक है, हम लोग क्या मानते हैं, जो शेप होता है न्यूक्लियाई का वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है। न्यूक्लियस का जो शेप होता है क्या होता है, स्फेरिकल होता है। और लेकिन इसमें प्रॉपर स्फेरिकल नहीं होता है, अप्रोक्सीमेटली 10% का डेविएशन होता है। ये तो हो गई अब शेप की बात। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि क्या सारे न्यूक्लियस का साइज सेम होता है, क्या सोडियम का न्यूक्लियस और हाइड्रोजन का न्यूक्लियस का साइज सेम होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ आप देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखने से पहले कि एटम का, किसी भी एटम का न्यूक्लियस का साइज सेम होता है कि नहीं, आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो किसी न्यूक्लियस में होते हैं। एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो उन दोनों को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। अब यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर, पहली बात एटॉमिक नंबर को आप Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। ठीक है, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एटॉमिक मास नंबर, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे A से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करते हैं, ठीक है, जो टोटल नंबर आता है, ठीक है, किसी न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं उनको ऐड करेंगे, तो उनको जो नंबर आएगा उसे क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास नंबर। ये मास नहीं होता, ये नंबर है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे देखना रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किसी भी एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मान लीजिए X एटम है, ये क्या हो जाएगा, ZA क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए A क्या है, एटॉमिक मास नंबर, और ये क्या है आपका एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा, अगर यहीं पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, A माइनस जेड। याद रखिएगा, इसको कर लीजिए कि A माइनस जेड हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे, समझ रहे हो, ये लिख लो। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे। देखिए आइसोटोप क्या होता है, द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। कह रहा है जो कि आपके एटॉमिक नंबर जिन एटम्स के सेम होते हैं और मास नंबर डिफरेंट होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए इसका एटॉमिक नंबर जो कि आप Z से रिप्रेजेंट करते हो, और ये एटॉमिक मास नंबर होता है, ये एटॉमिक नंबर Z से, और ये होता है आपका मास नंबर। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, एटॉमिक नंबर दोनों के सेम है, लेकिन आपका मास नंबर इसका 6 है, इसका 7 है। ये आइसोटोप्स हैं। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है, तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट होता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, अब देखिए आपका इस 6 है इस वाले केस में, और Z आपका क्या है, 3। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालोगे तो आप कितना आएगा, 6 - 3 मतलब 3। इस वाले में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालोगे तो 7 - 3 4 आ रहा है। इसमें 3 न्यूट्रॉन है, इसमें कितने हैं, 4 न्यूट्रॉन है। ठीक है, ये होता है आइसोटोप्स। आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हो, अगर अभी भी नहीं आता तो बड़ी शेम ऑन यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखना गोल्ड का लिख लीजिए, गोल्ड के 32 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, 173 to 204 तक। ठीक है, तो ये कितने आइसोटोप्स होते हैं, 32 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, ये रेंज होती है इनकी 173 to 204। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ना स्टूडेंट्स, अब हमने आइसोटोप्स देख लिए तो आइसोबार भी देख लेते हैं। आइसोबार में क्या होता है, जस्ट उसका अपोजिट, मतलब इसमें क्या होता है, मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास नंबर सेम होता है, लेकिन क्या डिफरेंट होता है, सेम मास नंबर होता है लेकिन डिफरेंट क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो ये हो गया आपके एग्जाम्पल क्लोरीन और सल्फर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ ये 37 है, क्या एटॉमिक मास नंबर आपका 37 है। ए यहाँ पे कितना है, 37, दोनों का एटॉमिक मास नंबर सेम है। अब यहाँ पे कैल्शियम और आर्गन में देखिए, ये कितना है, इसका 40 और इसका 40 है, तो एटॉमिक मास नंबर दोनों का क्या है, 40। तो ये क्या कहलाएंगे, आइसोबार्स। ये आपके चैप्टर मतलब एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो अच्छे से याद कर लीजिए।
नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक हमारा आइसोटोन्स है, इसे देखिएगा। द न्यूक्लियोइड्स हैविंग द सेम क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स। जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं उसे क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स बोलते हैं। जैसे क्लोरीन, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूट्रॉन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 37 माइनस 17, तो ये 20 आ जाएगा। इसमें भी न्यूट्रॉन, क्रिप्टन के लिए देखिए कितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, 39 माइनस 19, ये आपका क्या हो जाएगा, 20। देखिए आ रहा है कि नहीं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आ रहे हैं, दोनों के सेम आ रहे हैं। जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो उसे क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है आइसोमर्स। क्या होता है, देखिए आइसोमर्स बेसिकली वो होता है ऐसे न्यूक्लियाई जिसमें आपका नंबर ऑफ क्या होता है, एटॉमिक नंबर भी सेम हो और एटॉमिक मास नंबर भी सेम हो, लेकिन दोनों में स्टेट डिफरेंट हो। एज अ सेंस एक एक्साइटेड स्टेट में हो और एक ग्राउंड स्टेट पे हो, समझ रहे हो, तो उसको आइसोमर्स बोलते हैं। इतना सब कुछ नोट कर लीजिएगा। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग ने शेप देखा न्यूक्लियस का, उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बता दिए बीच में, क्योंकि याद नहीं था कि टर्म्स भूल गए पहले बताना। तो अब यहाँ पे देखिए शेप हमारा पता चल गया कि स्फेरिकल होता है और 10% उसमें डेविएशन भी होती है, ये नहीं कि प्रॉपर स्फेरिकल है। अब यहाँ पे बात आती है साइज की, ठीक है, साइज ऑफ न्यूक्लियस, तो यहाँ पे ये समझिएगा जो साइज होता है आपका न्यूक्लियस का, अब साइज होता है क्या, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और सोडियम के न्यूक्लियस का साइज सेम होता है। तो यहाँ से देखिएगा कैसे आप निकालेंगे। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली देखा गया, द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली, या नहीं लिखते हैं, इज directly proportional to atomic mass number, ठीक है। दैट्स मीन्स वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, दैट्स मीन्स ए। मास नंबर को हमने ए से रिप्रेजेंट करा था, एटॉमिक नंबर को जेड से। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, स्फेयर लेंगे अगर 4/3 पाई आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। यहाँ से देखेंगे ये तो कांस्टेंट है हमारा, आर क्यूब जो होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, जो होगा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। ये पावर क्यूब था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगी। आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। नाउ स्टूडेंट्स ये देखिएगा आर नॉट आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और आर नॉट की वैल्यू क्या होती है, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, न्यूक्लियस की डेंसिटी। यहाँ पे समझिएगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ पे मान लीजिए कि किसी न्यूक्लियस में आपके एटॉमिक मास नंबर जो है आपका ए है। एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। और जो एवरेज मास है, लिखिए यहाँ पे लेट द एवरेज मास ऑफ ऑल न्यूक्लियॉन्स बी एम। मतलब ये जो न्यूक्लियॉन प्रेजेंट है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइनली कलेक्टिवली हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। इसका जो एवरेज मास है मान लिया स्मॉल एम है, ठीक है। अगर एवरेज मास एम है और टोटल प्रेजेंट कितनी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने प्रेजेंट है, ए है ना, टोटल कितने प्रेजेंट है, ए। तो न्यूक्लियस का आपका टोटल मास कितना हो जाएगा, m इंटू ए हो जाएगा। समझिए मेरी बात को कि हमने ये कहा कि एवरेज मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का एवरेज मास जो है आपका एक का है कितना, स्मॉल m। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और जो कंबाइंड है वो कितने हैं, ए ना, एटॉमिक मास नंबर, समझ रहे हो। ये दोनों कंबाइंड कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है कलेक्टिवली, ए हैं, समझो। एटॉमिक मास नंबर यही होता है ना, और एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का मास स्मॉल m है, समझ लो। तो ये चीज़ हो गया। तो अब यहाँ पे डेंसिटी इज इक्वल टू मास रख दोगे m
ए वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। अब यहाँ से डेंसिटी इज इक्वल टू एम ए अपॉन 4/3 पाई आर की वैल्यू अभी देखिएगा हम लोग ने क्या निकाली है, आर नॉट ए की पावर 1/3 ये निकाली है। अब यहाँ पे लिख दीजिए आर नॉट इंटू ए की पावर 1/3 और इसकी पावर होल है ना, आर की वैल्यू हमने क्या लिखी है, आर की वैल्यू आर नॉट इंटू ए की पावर 1/3, इसकी पावर होल ये है। तो आपका डेंसिटी इज इक्वल टू एम ए अपॉन 4/3 पाई आर नॉट और ये आर नॉट की क्यूब हो जाएगा और यहाँ से ए की पावर 1/3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे ए से ए कट गया, डेंसिटी इज इक्वल टू एम अपॉन 4/3, 3 ऊपर लिख देते हैं पाई आर नॉट क्यूब, दिस इज योर डेंसिटी। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू पुट करेंगे, पहले इतना नोट कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स हम लोग ने ये डेटा नोट कर लिया। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो मास है ये, अब मास क्या है आपका, एवरेज मास लिया गया है, स्मॉल एम को क्या लिया, एवरेज। हमने कहा कि आपका न्यूट्रॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। और किसका, प्रोटॉन का कितना होता है 1.67 अप्रॉक्सीमेटली इंटू 10⁻⁻27 kg। इन दोनों का अगर हम एवरेज लेंगे, एवरेज कैसे लेंगे, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 प्लस 1.67 इंटू 10⁻⁻27/2। तो यहाँ पे ये देखेंगे ये क्या आ जाएगा, फिर से 1.67 इंटू 10⁻⁻27 आ जाएगा, ठीक है, केजी आ जाएगा, इतना आंसर फिर से आ जाएगा। तो ये करके देख लीजिएगा आप एक बार। तो अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। तो स्मॉल एम की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, आप पुट करोगे 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। यूनिट नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहे हैं। 3 है, एम हो गया 4, पाई की वैल्यू 3.14 रखो 14, और आर नॉट की वैल्यू हमने बता चुका है 1.2 इंटू 10⁻⁻15, ठीक है। सारी वैल्यू रख दोगे तो डेंसिटी की आपकी जो वैल्यू आएगी उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, 2 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, दिस इज योर डेंसिटी। तो यहाँ से ये पता चला, जब हमने रेडियस देखा, ठीक है, जब साइज की बात करी तो हमने क्या देखा कि न्यूक्लियॉन पे साइज डिपेंड करता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे न्यूक्लियस का साइज डिपेंड करता है। लेकिन जब हमारी डेंसिटी की बारी आई तो ये देखा हमने कांस्टेंट है। तो ऑलमोस्ट सारे न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है, सेम होती है। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग मास एनर्जी का रिलेशन देखते हैं, ठीक है, मास एनर्जी रिलेशन। देखिए यहाँ पे आइंस्टाइन ने क्या बताया था, देखिए E इज इक्वल टू mc², दैट मीन्स इन्होंने बताया कि मास कैन बी इंटर कन्वर्टिबल टू एनर्जी, ठीक है। मेनली बेसिकली इन्होंने क्या बोला, ये बोला कि मास जो है क्या होता है, एनर्जी का एक फॉर्म है, ठीक है, ये समझ में आया। E इज इक्वल टू mc²। अब यहाँ पे देखिएगा एक यूनिट होती है AMU, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। ये कि इसकी वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है, जो कि 1 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के बराबर है, ठीक है, ये समझ में आया। अब यहाँ पे बात आती है E इज इक्वल टू mc², तो E इज इक्वल टू m की वैल्यू रख दो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 m, c² मतलब c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10⁸, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करा गया, ठीक है, तो ये जो एनर्जी आई वो जूल्स में आई, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर इसे कन्वर्ट करना है तो इससे क्या करेंगे हम लोग, इंटू 10⁻⁻27 इंटू 3 इंटू 10⁸
8 स्क्वायर अपॉन, इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 931। ठीक है, 931 आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कहीं कहीं बेटा, कहीं कहीं आपको 933.75 दिया गया है। आप एक काम करना, आप इसे रखना। ठीक है, इसको रख के निकालना 931। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, हम लोग देखेंगे मास डिफेक्ट क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मास डिफेक्ट नहीं निकाल पाओगे तो बाइंडिंग एनर्जी भी नहीं निकाल पाओगे। तो मास डिफेक्ट पहले हमारा टॉपिक पड़ता है। इसको हम क्या लिखेंगे, देखिएगा, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मास of nucleus and the mass, यहाँ पे रेस्ट मास कर लीजिएगा। ठीक है, and the rest mass of its constituents nucleons are called mass defect। अब ये क्या होता है, अब यहाँ पे ये देखिए, पहले तो मास डिफेक्ट किससे रिप्रेजेंट करा जाता है, डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करा जाता है। ये होता क्या है, देखिए, कोई भी एटम है मान लीजिए, ठीक है, न्यूक्लियस में उसका मान लीजिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इसका टोटल मास आपका है 18। ठीक है, और जब ये इसको ब्रेक करते हैं तो प्रोटॉन का मास मान लीजिए 10 आता है और इसका भी 10 आता है। तो यहाँ देखिएगा, इन दोनों को अगर हम टोटल करें तो ये कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। ठीक है, इन दोनों को हमने ऐड करा, 20 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल जो मास है इस पूरे एटम न्यूक्लियस का वो कितना आ रहा है, 18। तो जो डिफरेंस होता है ये, इसी को मास डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब ये होता है कि ये जो ठीक है, दो जो कमी है वो क्या होती है, क्या करती है, इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध के रखती है। ठीक है, ये जो आपकी दो का डिफरेंस आ रहा था वो क्या करता है, वो एनर्जी क्या होता है कि बाइंडेशन में वो यूज होती है। मास जो डिफरेंस आता है वो एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, मास डिफेक्ट समझ में आया। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मास, और माइनस करेंगे न्यूक्लियॉन्स का मास। इसे डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इतना लिख लीजिए, हम कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे तो क्लियर हो जाएगा। हम लोग एक अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। देखिए, बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली क्या होता है, जब हम अपने न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस से सेपरेट करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, जो एनर्जी चाहिए रहती है उसको सेपरेट करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स फ्री फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से न्यूक्लियॉन्स को निकालते हैं, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ पे बात आता है, पहले तो हम लोग देखेंगे मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, फिर बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये मास डिफेक्ट का फॉर्मूला लिख लो। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। एन क्या है आपका, ये एन, ये आपका क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये क्या है, एम एन क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए Z क्या है, Z को आप या लिखिए एटॉमिक नंबर, और नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी लिख सकते हैं Z को, है ना। MP समझ गए होंगे, मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन माइनस एम। एम क्या है आपका, मास ऑफ न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस। हमने यही बताया ना कि आपका ये न्यूक्लियस का मास 18 है और अगर इसे ब्रेक करेंगे तो प्रोटॉन का मास आपका 10 है और इसका 10 है, ठीक है। ये तो 20 है तो इसका जो न्यूक्लियस का मास 20 आना चाहिए, लेकिन आता कि आ रहा कितना रहा है 18। ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो 2 क्या होता है, 2 एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज होता है इसको बाइंड करने के लिए, न्यूक्लियस को बाउंड रखने के लिए, समझिए। तो यहाँ से अब इसी बाइंडिंग एनर्जी को अगर हम दे देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियॉन्स अलग हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे ये देख लीजिएगा, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा एम इंटू 931। दिस इज योर बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला, समझ गए। और ये किस में होगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी निकाले थे ना 931 कैसे आया था। अब इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका न्यूमेरिकल है खतरनाक वाला। देखिए बहुत इजी न्यूमेरिकल है। हमको क्या करना है, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, ठीक है। देखिए पर न्यूक्लियॉन वाला जो टॉपिक है इस समय वो कट हो गया है, पर न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी निकालने वाला वो कट गया है। तो ये वाला आप देख लीजिएगा क्योंकि ये आपका आ सकता है, क्योंकि पर न्यूक्लियॉन वाला टॉपिक हटा है, बाइंडिंग एनर्जी के बारे में तो बताना है, तो मतलब ये भी आ सकता है। अब यहाँ पे देखिएगा, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ क्लोरीन न्यूक्लियस गिवन दैट मास कितना है इसका, क्लोरीन का टोटल मास इतना है, ठीक है, प्रोटॉन का इतना है, न्यूट्रॉन का इतना है, 1 एटॉमिक मास यूनिट इतनी दी गई है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, हमने बताया डेल्टा एम निकालेंगे पहले बाइंडिंग एनर्जी के लिए। हमने कहा नंबर ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, माइनस करेंगे टोटल मास। ये आपका फॉर्मूला था। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे। पहले तो यहाँ पे देखिए 17 आपका Z है, Z आपका 17 है और A एटॉमिक मास नंबर कितना है 37। तो प्रोटॉन इतने हैं, टोटल मास नंबर इतना है, तो आप क्या निकालोगे, न्यूट्रॉन निकालोगे तो A माइनस Z करोगे, तो ये 37 माइनस ये 35 था ना बेटा, 35 है, तो 35 माइनस 17 ये आपका कितना हो जाएगा 18, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए 18। अब यहाँ पे रख दो 18 रख दो और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना दिया गया 1.00865 प्लस प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितनी है, Z की वैल्यू कितनी है 17 रख दी और ये कितना है इसका मास प्रोटॉन का 1.007825। इसमें से माइनस कर दोगे आप टोटल मास कितना 34.98000, 3 ही जीरो थे ना, 4 जीरो है, ठीक है। ये ठीक है। अब ये जो आंसर आया, ठीक है, ये जो आंसर आया उससे 931 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। आप बाइंडिंग एनर्जी निकालोगे, ठीक है, वो किस में आएगी, जो बाइंडिंग एनर्जी आएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, ठीक है। तो हम बता देते हैं कि कितनी आएगी। तो बच्चों देखिएगा, ये आंसर जो आएगा आपका 287.67 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपकी बाइंडिंग एनर्जी आपकी आ जाएगी 287.67 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर आएगा। बहुत इजी था, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिर 931 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगा। ये फॉर्मूला मेन याद रखना, ये टोटल मास है, मास ये आपको दिया रहेगा, ये डेटा आपको दिए रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन एज अ सेंस समझिए, कभी जो कोई न्यूक्लियस होता है 2 पार्ट में ब्रेक होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं फिजन। जब आपका फ्यूजन क्या होता है, जब लाइटर मास के न्यूक्लियस कंबाइन होते हैं, हैवी मास बनाते हैं। जब न्यूक्लियस कंबाइन होंगे, ठीक है, तो फ्यूजन होगा, और जब ब्रेक होंगे तो फिजन होगा, ठीक है। तो लिख लीजिए, हैवी न्यूक्लियस व्हेन एक्साइटेड गेट्स स्प्लिट अप इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई। हैवी न्यूक्लियस जो होते हैं, ठीक है, जब एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, मतलब अगर उन्हें एनर्जी दो तो क्या होते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं स्मॉलर न्यूक्लियाई में। इसी को क्या बोलते हैं, ऑफ कंपेरेबल मासेस। जरूरी नहीं है कि इक्वल मास में स्प्लिट हो,
ठीक है, कम ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका न्यूक्लियर फिजन। इट प्रोड्यूसेस वेरी हार्मफुल रेडियो एक्टिव वेस्टेज। तो ये हम क्या होता है, हार्मफुल होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा न्यूक्लियर फ्यूजन में देखिए द टू लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म आर हैवियर न्यूक्लियस। ठीक है, और यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, यहाँ पे भी क्या यहाँ पे देखिए टू जब लाइटर न्यूक्लियाइड कंबाइन होते हैं, फ्यूज होते हैं, तो उससे क्या बोलते हैं, फ्यूजन। और इसमें भी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी इज रिलीज्ड और प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये जो होता है क्या होता है, हार्मफुल होता है। यहाँ पे देखिएगा ये क्या होता है, हार्मलेस होता है, हार्मलेस। ठीक है, इन दोनों को लिख लीजिएगा। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग ने बाइंडिंग एनर्जी निकालना सीख लिया और मास डिफेक्ट भी सीख लिया। एक क्वेश्चन बताया है, बस एक ही बताएंगे। ठीक है, ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट था, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला बेस्ड है। आपको ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और जो है हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। ये देखिए 14.00307 यूनिट है, ये यूनिट है, यूनिट है, यूनिट है, यूनिट है। ठीक है, यहाँ पे भी यू लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे, ये यू लिख लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट डाउन करिए और कमेंट करके हमें सॉल्व करके बताएंगे। हम पढ़ाते जाएंगे। पढ़ना किसको, आपको। एग्जाम किसको देना, आपको। मेहनत किसको करनी है, आपको। हम आगे पढ़ाते जा रहे हैं, पीछे आप पढ़ नहीं रहे हो, रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो आपके पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान रखिए कि हम आगे बढ़ते जाएंगे, आपको पिछला भी रिवाइज करना है। समझे, हम तो पढ़ाते जाएंगे, आपका पीछे छूटा है तो वो छूटता चला जाएगा, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है। Hello students, kindly watch my other videos and don't forget to subscribe, like and also share my videos with your friends.